प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका स्कूल से हिंदी की अध्यापिका मोक्षा बोल रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबको घर पर सुरक्षित रहने के लिए कहा है। आपको पता है कि हम घर पर रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। हमें घर में रहकर अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखना है और साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। इसके लिए हमने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता का कहना भी मानना है और उनकी हर कार्य में सहायता भी करनी है, और जो काम हम प्रतिदिन दें उसको साथ साथ करना है। तो मैं आज आप लोगों को 8वीं की कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 में प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है ध्वनि। ठीक है, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, जो हम चारों ओर से सुनते हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और उन्होंने इस कविता में ध्वनि के बारे में बताया है, जो उनके अंदर से आ रही है। मैं आपको कवि के परिचय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादत्त राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। ये जो कवि हैं, ये छायावादी युग के कवि हैं, और जो छायावादी युग के कवि हैं उनकी विशेषता होती है कि ये अपनी प्रकृति के व्यवों का वर्णन करते हैं, मीन्स प्रकृति के बारे में ही कविताएं लिखते हैं। अब मैं आपको ध्वनि कविता का प्रसंग बताऊंगी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत की शुरुआत हो चुकी है और वसंत ऋतु की शुरुआत से उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया है कि उन्हें कभी भी किसी कार्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए और बिना आलस के ही परिश्रम करते रहना चाहिए। तो अब मैं आपको पहले पहरे की व्याख्या बताने जा रही हूँ। पहला पैरा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल होता है कोमल, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन यानी कि जीवन रूपी वन में मृदुल मीन्स कोमल, कोमल वसंत आया है। ये जो आपको वसंत है, वसंत एक ऋतु का नाम है। आपको पता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और उन 6 ऋतुओं में से जो वसंत ऋतु है वह प्रमुख है और इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में क्या है, मृदुल वसंत आया है और मेरे जीवन की क्या है, अभी ही शुरुआत हुई है। ठीक है, कि मेरे जीवन में अभी ही शुरुआत हुई है, क्योंकि मैंने अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। वसंत ऋतु आने के बाद जिस प्रकार प्रकृति का संचार होता है, वैसे ही मेरे जीवन में वसंत ऋतु आई है। ठीक है, अर्थात मेरे जीवन का अंत नहीं होगा और मेरे जीवन की कभी अभी शुरुआत हुई है। अब मैं आपको दूसरे पहरे की व्याख्या बता रही हूँ कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर,
फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, पात होता है पत्ता, कोमल का अर्थ है मुलायम, और गात का अर्थ है शरीर। सवपन मीन्स सपना, मृदुल मीन्स कोमल, और कर मीन्स होता है हाथ। निद्रित है सोई हुई, और प्रत्युष है प्रातःकाल यानी कि सुबह का समय। अब क्या है, कवि क्या कह रहे हैं कि दूसरे पैरे में उन्होंने जो अपने शरीर की तुलना है वो प्रकृति के अवयवों से की है। ये प्रकृति के अवयव कौन कौन से हैं, ये वाले, कि हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ, ये क्या है, वसंत ऋतु के आने पर सब क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। ठीक है, फिर कवि कहते हैं कि मैं, ठीक है, अपने, सवपन मीन्स सपनों के, मृदु मीन्स कोमल, कर मीन्स हाथों को, मैं अपने सपने के कोमल हाथों से अपने शरीर पर, निद्र मीन्स सोई हुई जो कलियां हैं अपने शरीर पर फेरूंगा, और सोई हुई कलियों पर अपना हाथ फेरूंगा। ठीक है, जिससे कि जो कवि है कह रहा है कि इससे क्या होगा, जगह एक प्रत्युष सवेरा, कि इससे एक यानी कि सवेरे का, नए सवेरे का आने का संदेश मिलता है। यानी कि इससे क्या है, एक नया सवेरा आएगा कि सोई हुई कलियों पर क्या है, जब वो अपना हाथ फेरेंगे। अर्थात इसमें युवा वर्ग के लिए कवि ने क्या कहा है कि जो युवा वर्ग को भी उन्होंने जगाने का प्रयास किया है। आगे देखिए, पुष्प पुष्प में तंद्रा लालसा, खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सूंच दूंगा मैं। तंद्रा लस होता है नींद से अलसाई हुई। अब कवि क्या कहते हैं कि खुशी खुशी से, यानी कि खुशी खुशी क्या है, नींद से अलसाई हुई। तंद्रा लस मीन्स नींद से अलसाई हुई जो कलियां हैं, ठीक है, मीन्स कलियां या पुष्प हैं, उनको क्या है, अपने नव जीवन का अमृत सहज दूंगा मैं। उनमें क्या है, जो मैं अपने नव जीवन, ठीक है, कि जीवन रूपी अमृत में इन कलियों के फूलों को सींचकर क्या करना चाहता है, वो हरा भरा करना चाहता है। इसमें युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दिया गया है कि जो युवा वर्ग है या युवा पीढ़ी है जो नींद में है, सोई हुई है, जो आलस कर रही है, उनमें भी मैं क्या है, अपना अमृत सींच दूंगा ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब देखो अगला स्टेंजा क्या है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरी भी जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि द्वार, द्वार का मतलब होता है कि दरवाजा। अनंत, अनंत है कि जहाँ, यानी कि संसार को कहते हैं या लोक को कहते हैं। ठीक है, और अंत है, अंत है समापन, यानी कि खत्म होना। कवि कह रहे हैं दीवार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, कि फूलों को, ठीक है, कि जो फूलों को इस संसार में विकसित होने का मैं क्या है, दरवाजा दिखा दूंगा। जो फूल कलियां हैं उनको इस संसार में विकसित होने के लिए मैं क्या है, उनको द्वार मीन्स दरवाजा दिखा दूंगा। मेरा अंत कभी भी नहीं होगा, यानी कि मेरी समाप्ति कभी भी नहीं होगी। अर्थात जब तक युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मेरा अंत नहीं होगा, और बसंत तब तक मेरे जीवन में नहीं आएगा। तो बच्चों, मैंने आज आपको फर्स्ट पोइम ध्वनि की सप्रसंग व्याख्या करवाई है। आशा करती हूँ कि मैं आपको इस कविता की समझ आ गई होगी, और आपने घर में रहकर इसकी बार बार दोहराई करनी है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप मेरे से फ़ोन करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज आपने क्या है, इसकी सप्रसंग व्याख्या की दोहराई करनी है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, अपने माता पिता के साथ रहें। धन्यवाद।